So, very good morning to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल्स. गाइस, आज हम लोग अपना कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. और सबसे पहला जो आपको पता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे यहाँ के लिए, तो दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट. तो कॉम्पिटिशन एक्ट हमने कैसे पढ़ा था? गर्मियों में चलती है लू, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. तो गाइस, हम लोग यहाँ पे आज से रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं. तो एक तरीके का मैराथन है, एक समरी है. तो हमें स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्पिटिशन एक्ट. और इस एक 1 आवर में मैं आपको पूरा 10 आवर्स का कॉम्पिटिशन पढ़ाऊंगी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें आपका 25 मार्क्स कवर्ड होता है, वो सब कुछ कराऊंगी. तो एक बार तो आप लोग वो वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन लास्ट मिनट में ये 1 आवर की वीडियो ज़रूर देख के जाना. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं. हमारा गर्मियों में चलती है लू, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. देखो, कॉम्पिटिशन लॉ एक तरीके का लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों है. ये लॉ बनाता भी है, इसमें एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशरी मतलब कोर्ट का भी मामला है. मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है कॉम्पिटिशन एक्ट के. फर्स्ट, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. सेकेंड, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 CCI. तो देखो, कुछ हम लोगों ने केसेस देखे थे कंपटीशन के, जैसे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का केस था. फिर मैंने आपको कार का बताया था कि कैसे पेनल्टी लगी थी, बताया था आपको केस. फिर मैं आपके पास आई थी एक मूवी लेके, जब तक है जान, और एक था टाइगर, जिसमें आप लोग को पता है पेनल्टी नहीं लगी थी. उसके बाद हम लोग देखते हैं, 1 सेकेंड. कॉम्पिटिशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बोला था कि कई बार ऐसे जनरल क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कॉम्पिटिशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जानने चाहिए. तो PPPE, सबसे पहला P क्या है? प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. दूसरा P, प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट. तीसरा P, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर. और लास्ट E, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड. तो प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, दूसरा प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन मार्केट, तीसरा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर, फोर्थ एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड. कंपटीशन एक्ट मैंने आपको बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, MRTP एक्ट लाई थी, फिर लिबरलाइजेशन का मौका आया और कंपटीशन एक्ट आया. फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि MRTP के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डिटरमिनेंट. मोनोपोली को खत्म करो, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर और एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड. फिर क्या डिफरेंस है MRTP एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट में? तो MRTP एक्ट प्री लिबरलाइजेशन, LPG पहले का एक्ट है. ये पोस्ट लिबरलाइजेशन LPG के बाद का एक्ट है. यहाँ पे ये बोलता है मोनोपोली नहीं चलेगी, अच्छी बुरी नहीं चलेगी. यहाँ पे ये बोलता है मोनोपोली चलेगी, लेकिन उसमें AEC नहीं होना चाहिए, मतलब एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन नहीं होना. यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन को गलत ही माना जाता था, यहाँ पे उसके अब्यूज को गलत माना जाता है. यहाँ पे नोटिस में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पे लिबर्टी ज़्यादा है इस एक्ट में. इसमें पेनल्टी कम थी, लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट में भाई पेनल्टी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे 14 ऑफेंस हुआ करते थे, यहाँ पे 4 ही है. यहाँ पे कोई फंड क्रिएट नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई फंड क्रिएट है. ये सिर्फ एडवाइजरी काम करता था. ये सो मोटे और पेनल्टी भी लगा दे. एक्ट पास हुआ था 2002 में 13 जनवरी को, और 31 मार्च 2003 में आ गया था. एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया. Competition Act seek to modernize competition regime and provide for the repeal of MRTP Act. MRTP Act को खत्म करके नया एक्ट है, that is competition. The object of the act throw light on the necessity of new act. सबसे पहले 4 वही पिलर है. क्या? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, सेक्शन 3 एंटी डालेगी भाई पार्टी हुई. टू प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, सेक्शन 4. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CCI, सेक्शन 5, 6. और फिर हमने पढ़ा था मतलब ये है, सॉरी, कॉम्बिनेशन का ये सेक्शन है, और स्टैब्लिशमेंट ऑफ CCI फिर अलग है. फिर हमने देखा था पहले MRTP एक्ट था, 1970 में आया था, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब एक एक पिलर पे आ जाते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के. तो मेन प्रोविजन मैं आपको बता चुकी, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5.
सबसे पहले आता है सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। एंटी पुलिस डालेगी भाई, एक्ट डन फॉर किलिंग द कॉम्पिटिशन। ऐसा एग्रीमेंट क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन खत्म कर। ये किसके बीच में हो सकता है, एंटरप्राइजेस के बीच में, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज के बीच, पर्सन के बीच में, और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के बीच। क्या रोक रहा है, प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टोर्ड, एक्वायर्ड एंड कंट्रोल, जो कि इंडिया में क्या करे, AAEC कर रहा हो। सेक्शन 3 बोलता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट और वर्टिकल अग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल क्या बोलता है, सेम लेवल पे, मैंने आपको बताया था दद्दा के 2 बच्चे, पप्पा और चच्चा, पप्पा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होगा, चच्चा। अब सुनो, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पप्पा ने क्या बोला था, दद्दा के 2 बच्चे, पप्पा ने क्या बोला था, हम 3 बच्चे करेंगे। PMO बिड रिगिंग, तब दद्दा के क्या हो गए 4, PMO बिड रिगिंग, दद्दा के कितने हो गए 4, PMO बिड रिगिंग। P का मतलब क्या है, प्राइस फिक्सेशन, M का मतलब मार्केट शेयरिंग, O का मतलब आउटपुट कंट्रोल और बिड रिगिंग का मतलब बिड रिगिंग। फिर चच्चा ने क्या बोला था, हमारे 5 बच्चे, अखियों से तीर मारे, तो बहुत मार ली, तो से अब क्या मारेंगे, तीर मारेंगे। T से टाइन अग्रीमेंट, E से एक्सक्लूसिव सप्लाई, E से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, R से रिफ्यूज टू डील और R से रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। फिर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस देखा था, तो देखो हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे होता है, ये सेम लेवल पे होता है, जबकि ये क्या होता है, डिफरेंट लेवल पे होता है। क्या होता है, डिफरेंट लेवल पे होता है। हॉरिजॉन्टल में जो कंपटीशन होता है वो शुरू से क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, मतलब ऐसे कंपटीशन करना गलत है, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड रहता है अनलेस एंड अनटिल वो AAEC करे, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कंपटीशन एक्ट हॉरिजॉन्टल को मना करता है, क्योंकि एक तरीके का आर्टल ही, और वर्टिकल को मना। हॉरिजॉन्टल जब सेम लेवल पे होता है, शुरू से वॉइड है, तो यहाँ पे अगर केस लग जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है डिफेंडेंट, जबकि वर्टिकल लेवल पे वैलिड होता है तो वहाँ पे केस लग भी जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे ही होता है, डिफेंडेंट पे नहीं। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या पढ़ा था, ये ऐसा अग्रीमेंट होता है जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जो पार्टीज सेम लेवल पे काम करती है, 2 मैन्युफैक्चर हो गए, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, 2 रिटेल। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में फिर हम लोगों ने पढ़ा था PMO बिड रिगिंग, ठीक है, प्राइस फिक्स शेयरिंग, O से आउटपुट कंट्रोल और बिड रिगिंग का बिड रिगिंग। प्राइस फिक्सेशन का मतलब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने कोई प्राइस डिसाइड किया, परचेज और सेल की, उसको बोलते हैं प्राइस फिक्सेशन। जैसे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का केस बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ थोड़ी सी कंपनीज, तो ये लोग क्या करती है, अपनी प्राइस फिक्स कर देती है कि हम इस प्राइस से कम नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कस्टमर को उन्हीं प्राइस पर उसको परचेज करना पड़ता है। M से आउटपुट कंट्रोल मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्शन को, सप्लाई को होता है, प्राइस बढ़ती है, आउटपुट को रोक देते हैं। अभी सावे आएंगे, अनियन या फिर टमाटो रोक दिए जाते हैं, क्या होता है, कहीं ना कहीं आउटपुट रुक जाएगा तो हो जाती, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, राइट। फिर आता है मार्केट शेयरिंग। तो मेरे इलाके में राजस्थान प्राइस चार्ज करता है, हम लोग पे करनी पड़ेगी। रात एरिया को किसने कवर कर रहा है, कोई भी प्राइस चार्ज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो देना पड़ेगा। दैट इज मार्केट शेयरिंग, जहाँ जोग्राफिकल बेसिस या फिर नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से इन लोगों ने अपना एक। बिड रिगिंग का मतलब मैंने आपको बोला भी था, इंपॉर्टेंट है बिड रिगिंग। तो बिड रिगिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, रिगिंग कर लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कई बार टेंडर कर निकालती है, बिडिंग हम लोग करते हैं प्राइसेस, तो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई पहला जैसे 4 टेंडर निकाले, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, चारों बिडिंग निकालते हैं गवर्नमेंट टेंडर में। तो अगर ये गवर्नमेंट टेंडर निकल रहा है, तो गवर्नमेंट टेंडर में अगर ये चारों के चारों बिडिंग करने वाले, तो ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव बोला गया है, एंटी रिगिंग भी बोलते हैं इसको। डिसाइड करते हैं कि भाई पहला कॉन्ट्रैक्ट इसी को मिलना। लोग प्राइस कोट ही इस तरीके से, जैसे वो 10 करोड़ करेगा, ये 11 करेगा, ये 12 करेगा,
13 करेगा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फिर दूसरे टाइम में ये 11 कर देगा और ये 10 कर देगा, फिर तीसरे टाइम में ये 10 कर देगा और ये 12 कर देगा। ये लोग ऑलरेडी डिसाइड करके तो इस प्राइस से कम कोट करेंगे। इससे क्या होगा, पहले से डिसाइड होता है कि पहला अग्रीमेंट 10 को भाई गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, गवर्नमेंट भी तो पब्लिक से ही लाएगी और वो पब्लिक को लूटेगी। बिड रिगिंग एक एंटी कॉम्पिटिटिव है जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्शन विल एलिमिनेट एंड रिड्यूस कॉम्पिटिशन। Invitation to bid is very popular in government and private sector, but object of bidding will fail if the prospective collude मतलब जाते हैं लोग ये बोलते हैं कि प्राइस से कम करेंगे, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, तो सच है कॉल्यूसिव बिडिंग और बिड रिगिंग इसको एंटी कॉम्पिटिटिव कहा जाता है। एक्सेप्शन क्या है कि सेक्शन 3 होने के बावजूद आप लोग एंटी कॉम्पिटिटिव में नहीं आते। सबसे पहला सच अग्रीमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी प्रोडक्शन, तब अगर कोई भी दो बड़ी एंटरप्राइजेस है तो वो हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगी, भले ही दोनों बराबर लेवल की। इसीलिए क्योंकि अगर जैसे हीरो प्लस होंडा अगर मिलके कोई प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रही है, आउटपुट बढ़ा रही है, आपको ये पता है कि इंडिया को फायदा हो। कॉम्पिटिटिव कोई भी दो बड़ी एंटर अगर मिल एफिशिएंसी प्रोडक्शन एज टू एक्विजिशन कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विस को एंटी तरीके का। वर्टिकल अग्रीमेंट क्या होता है, वो अग्रीमेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। डिफरेंट लेवल पे फिर हमने क्या बोला अखियो हमारे भाई, तो टाइप से 5 टाइप, टाइन अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, आर से रिफ्यूज और आर से रीसेल प्राइस पेंट। सबसे पहले हम लोग देखते टाइन अग्रीमेंट। टाइन अग्रीमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, टाइन अग्रीमेंट आप लोगों को एक प्रोडक्ट के साथ, जैसे अगर आपको बाइक तो आपको क्या लेना पड़ेगा, तो ऐसे में टाइन अग्रीमेंट का देता है, लेकिन ये वैलिड है अनलेस एंड जब तक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को प्रॉब्लम। नाउ इट इज एन अग्रीमेंट बाय अ परचेजर टू परचेज सम अदर कंडीशन टू परचेज द परचेज है भाई, तो मिल रहा टाइन अग्रीमेंट खरीदना मर्जी नहीं पूछ रहे, आपको खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, टाइन अग्रीमेंट में देखो दो प्रोडक्ट होता है, टाइम प्रोडक्ट और टायर्ड प्रोडक्ट। टाइम प्रोडक्ट होता है जो आप खरीदना, टायर्ड जबरदस्ती चुपका दिया भाई तो लेना रहता है। एक्सक्लूसिव सप्लाई, आप मेरे अलावा किसी का प्रोडक्ट नहीं बेच, बाटा, ठीक है, इनके शोरूम खुद के आउटलेट्स होते हैं, आईफोन, ये BMW, इन सबके क्या होते हैं, शोरूम्स होते हैं, ये खुद के आउटलेट्स। क्या गलत है, ये एग्रीमेंट वैलिड है, आप वो चाहे तो होलसेलर का कोई मना। नेक्स्ट, इतने एरिया पे तुम देखो हॉरिजॉन्टल में जो था मार्केट शेयरिंग के साथ वो लोग मार्केट को, देखिए एक ही प्रोडक्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट जयपुर में 4 कि तुम इलाके में मत आना, मैं तेरे इलाके में आऊँ, वो वैलिड है एक है, तो विच कैन लिमिट होल्ड द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। रिफ्यूजल टू डील का मतलब सबके साथ डील, बस एक ऑफ ग्रुप ऑफ कैटेगरी कोई गलत, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात, क्लास ऑफ पर्सन किसी कंपनी हटा देती है, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या है, जहाँ पे हम लोग प्राइस रखते हैं, जैसे MRP कंपनी खुद बना, तो जब मैन्युफैक्चर होलसेलर को गुड्स बेचता है तो होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर आगे आगे रिटेलर्स को बेचता है, रिटेलर 2 और रिटेलर 3। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोल देता है कि भाई तुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं 25, रिटेलर 1 रिटेलर 30 में, और इस प्राइस को तो फ्लक्चुएट नहीं कर, क्या दिक्कत चाहते, गलत नहीं।
जो मैन्युफैक्चर है डिसाइड कर रहा है, बट नहीं। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? वर्टिकल रहता है, अवॉइड होता है जब वो ए। और व्हाट इज एईसी? एडवर्स इफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब मैम कैसे पता? तो एईसी अच्छा भी हो सकता है और एईसी बुरा भी हो सकता है। 3 गुड फैक्टर्स देखे, बैड फैक्टर्स देखे। जैसे कि मैंने एक ट्रिक में बताया था, अगर सामने वाले को आने ही नहीं दिया जाए मार्केट, या फिर आ गया तो उसको निकाल दिया जाए, और या फिर कंपटीशन ही खत्म कर दिया जाए। सही थी मैंने भाई, आने नहीं देंगे और आ गया तो निकाल देंगे। क्या था, ना रहेगा बास ना बचेगी। फिर 3 अच्छे फैक्टर्स है, कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, टेक्निकल प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, या फिर इम्प्रूव ऑफ प्रोडक्शन, ये अच्छे फैक्टर है। नहीं, एक्सेप्शन बताए थे मैंने, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है। आईपीआर में आप लोग सामने वाले कर सकते हो बात, मैं आपको रेस्पेक्ट कर सकती हूँ सेल करने के कॉम्पिटिशन अगर आप कर रही हो। तो आईपीआर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल और डिजाइन है, उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं लगा सकते। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, इस एक्सक्लूड एक्सपोर्ट। अगर अगर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करके बाहर भेज रहे हो, कोई एक्ट अप्लाई होगा नहीं, कंपटीशन अप्लाई नहीं, बाहर की ऑब्वियसली एक्ट अप्लाई नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब देखो सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया, एक पिलर खत्म हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या बोलता है, डोमिनेट। देखो डोमिनेंट गलत नहीं है, कंपटीशन क्या गलत है, उसका गलत यूज, अब्यूज यूज। तो पहले डोमिनेंट पोजीशन मिसयूज करने से पहले आप डोमिनेंट पोजीशन में होने भी तो चाहिए। तो डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, सबसे पहला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ विच इनेबल दैम ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्स। मार्केट में आप कंपटीशन खराब कर रहे हो, किसको अफेक्ट कर रहे हो, उसके कॉम्पिटिटिव को, कंज्यूमर को, रेलिवेंट को अपने फेवर में। आपको क्या बताया था, वो जो मैगी करते कस्टमर्स पे भी अफेक्ट पड़ता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट अपने फेवर करते हैं। जब तक वो पब्लिक को परेशान करते तब ठीक नहीं। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने के लिए डोमिनेंट के लिए मैंने बताया था, जब तक है जान और एक था टाइगर वाला जो केस, उसमें जो वह पेनल्टी क्यों नहीं लगी, इज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एबल बाय द एंटरप्राइज और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज द रेलिवेंट। आप क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, अटैक कर रहे हो कॉम्पिटिटिव को रेलिवेंट। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन प्रोहिबिटेड, क्या प्रोहिबिटेड। अब मैंने आपको इसके पॉइंट्स को एक ट्रिक में पढ़ाया था, मैंने आपको यहाँ से आपको एक बार यहाँ से पढ़ा देती हूँ, फिर आपको वहाँ पे भी बता दूंगी। मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या कर रहे हो, प्राइस को रेगुलेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, प्राइस को रेगुलेट कर रहे हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन लगा रहे हो परचेज सेल्स पे, या प्राइस इंक्रीज। व्हाट इज प्री प्राइस, कॉस्ट प्राइस होती है। और क्या अफेक्ट कर रहे हो, लिमिट और रेस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टेक्निकल साइंटिफिक रिजल्ट इन प्रैक्टिस विच रिजल्ट इन आप मार्केट सामने वाले पर्सन को आने। आप एक के साथ दूसरे को जबरदस्ती चिपका रहे हो, बताया था ना, चिपका ले सैया फेविकॉल से, मतलब आपने जबरदस्ती एक था टाइगर और जब तक है जान को चिपकाया था, लेकिन वहां पे पेनल्टी इसलिए नहीं लगी थी, तो डोमिनेंट था ही नहीं। दूसरा, एक मार्केट में अच्छे हो तो दूसरे मार्केट में की गुड, जबरदस्ती कॉस्टली चीजें बेच रहे हो। इसको मैंने आपको एक निमोनिक्स से पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था हमारा पप्पू पास हो गया था। एक सेकेंड, तो वही है, रिपीट हो रहा है।
हमारा पप्पू जो है वो पास हो गया, तो उसने सबसे पहले क्या किया, सीए किया। सीए करके वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया और आईपीएल खेला। सी का मतलब क्या था, बैरियर्स टू एंट्री आने देना। ए अप्लाइंग डिसिमिल बराबर सप्लाई लगाना, डिनाइंग मार्केट एक्सेस। 4 यूजिंग डोमिनेंट पोजिशन मार्केट टू गेन एडवांटेज ऑफ अनदर। आईपीएल इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशन ऑफ प्राइस, एल लिमिटिंग प्रोडक्शन, एल लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट। और इसी से आप डोमिनेंट पोजीशन गलत हो सकते हैं। फिर आपको सेक्शन 4 में वो कुछ डेफिनेशन पढ़ाई थी, जैसे कार्टल। कार्टल का सेक्शन याद करना है और याद करना भी बहुत ईजी है। कार्टल और सी से सेक्शन 2C इसको प्रोडक्ट लिमिट कर रहा है, प्रोडक्शन को, सेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, ट्रेडर को, सर्विस प्रोवाइडर को। क्या कर रहा है, अग्रीमेंट कर रहा है, तो लिमिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या अटेम्प्ट टू कंट्रोल। प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर है तो प्रोडक्शन, सेलर है तो सेल, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडर है तो ट्रेड और सर्विस प्रोवाइडर है तो प्राइस। जो कि हमारे लिए गलत है वो वॉइड है। एक्शंस क्या लिए जाते हैं, अगर आप सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर बैठती है इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद ऑर्डर दिया जाता है और ऑर्डर के बाद डिवीजन भी हो सकता है। तो इंक्वायरी सेक्शन 9, ऑर्डर सेक्शन 27 और डिवीजन 28। अब देखो इंक्वायरी में हम लोगों ने देखा था कैसे, अगर आप सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर बैठती है इंक्वायरी। कौन करता है, सीसीएम मामू, सुबह हो गई मामू। और ये मामू कैसे इंक्वायरी करता है, सूम तो खुद से है, या फिर उसको कौन रेफर कर सकता है, सीजी, एसजी या फिर कोई स्टैट्यूटरी। और उसको रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन किससे, पर्सन से, कंज्यूमर से और ट्रेड एसोसिएशन। फिर ऑर्डर पढ़ा था हमने सेक्शन 27। ऑर्डर का क्या था, सी मैकडी। सबसे पहला केस एंड डिसीजन। अगर इंक्वायरी में आप गलत साबित होते हो तो हो सकता है आप पे डांट दे। दूसरा पेनल्टी ऑर्डर, मैं अभी नीचे बता दूंगी कि पेनल्टी क्या लगती है। सी से कंपनसेशन ऑर्डर, आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है तो आपके ऊपर कंपनसेशन लग सकता है। मॉडिफाई अग्रीमेंट, आपके अग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन कर दे, आपको बोल सकता है एक्ट अप्लाई करो, कंप्लायंस ऑर्डर। ऑर्डर बाय सी सेक्शन 27। पेनल्टी देखो क्या है, दो है, कार्टल और नॉन कार्टल। अगर आप लोग नॉन कार्टल में फंसते हो तो आपके ऊपर मैक्सिमम लगती है 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 साल का एवरेज कर दो और उसका 10%। लेकिन अगर कार्टल है, अगर आप कार्टल में फंसते हो तो 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट और 10% ऑफ टर्नओवर एवरेज हायर। भाई दिल मांगे मोर, आपके ऊपर जितना भी आपने कमाया उसका 3 गुना या फिर 10% ऑफ टर्नओवर एवरेज, दिल मांगे मोर। ठीक है, तो कार्टल, और इसमें मैक्सिमम है तो विच एवरेज लोअर लगती है, मतलब मैक्सिमम 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर लास्ट 3 साल का, मतलब सेल निकालो और उसका एवरेज। फिर कंपनसेशन ऑर्डर सेक्शन 34 में हम पढ़ेंगे। मॉडिफाई अग्रीमेंट, आपके अग्रीमेंट को चेंज करवा सकता है। कंप्लायंस ऑर्डर आपको बोल सकता है कि मेरे ऑर्डर्स और मेरे डायरेक्शन को काम करो। डिवीजन आपका करवा सकता है। अब सेक्शन 28 डिवीजन की बात करता है, तो ए लिमिटेड अल्फा, बीटा और गामा 3 बांट दिया गया। अब ए लिमिटेड को जब बांटा गया 3 अल्फा, बीटा और गामा को, तो सबसे पहले उनके एडजस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एडजस्ट किया जाएगा। जितनी भी प्रॉपर्टी होगी 3 बांटी जाएगी। शेयर्स को अलॉटमेंट किया जाएगा, सरेंडर किया जा सकता है। ठीक है, कंपनी को बंद किया जाता है या फिर अल्फा बीटा सही तरीके, गामा सही तो बंद कर दो। तो भी लर्न किया था कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी बांटते हैं और शेयर्स बांटते हैं। प्रॉपर्टी बांटने के बाद तो लगता है कि कोई डिवीजन को माइंड अप। सेक्शन 5 क्या है, कॉम्बिनेशन और कंप्लीट और मैनेज और सेक्शन की इंक्वायरी का सेक्शन के बाद ऑर्डर सेक्शन 27 और उसके बाद डिवीजन सेक्शन 28। सेक्शन 5 पे आ जाती है कॉम्बिनेशन का मेल, जब डी और पीवीआर मिल रहे बन रहे या पीवीआर बन रहे, 2 दिनों क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सीसीएम मना नहीं करता भाई, 2 दिनों का मेल होने दो 2 दिनों का मेल, लेकिन अगर ये पब्लिक को परेशान करे, एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट करे, तो सीसीएम मामू उस पे पेनल्टी या फिर उसको रोक सकता है, या तो पेनल्टी लगाएगा या रोक सकता है। देखो क्या है,
सेक्शन 5 बोलता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है क्या? तो एक कंपनी ने को एक्वायर किया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल किया, एसेट पे कंट्रोल किया, मर्जर होगा ए प्लस बी मिलके ए भी बन गया, या फिर अमालगमेट होगा ए प्लस बी ही बन गए। तीसरा बोलता है भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी शादी से, बस मैं तो पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इसमें आपको कुछ लिमिट्स बताई थी। अगर आप इंडिया के लेवल पे और इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल के लिमिट में क्या है 100 करोड़ और इसको टर्नओवर 300 करोड़। अगर इससे ज़्यादा आप लोग असेट्स को या फिर टर्नओवर को अफेक्ट करते हो, क्या मामू आपको मना कर सकता है। अगर आप मोर देन 1000 आप खर्च होके हो रही है या फिर टर्नओवर 1000 हो रहा है। आउटसाइड इंडिया के केस में मैंने आपको बताया था 0.5 बिलियन और मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 0.5। लेकिन बस इंडिया में आपकी असेट इतना खराब नहीं। इस सेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आप लोग ग्रुप लेवल पे 1000 से 4 करेंगे तो 4000 और 4 को जब 3 से करेंगे तो 12000। ऐसे 0.5 बिलियन जब ग्रुप लेवल पे करोगे, 0.5 को जब ऊपर से नीचे 4 और फिर नीचे सामने जाओगे तो तब आप लोग सेक्शन 5 में कवर्ड होते हो। और सेक्शन 5 में आपको बताना पड़ेगा आपको मामू को मामू तो मिल रहे हैं अपनी शादी। और ये मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी। देखो यहाँ आते तो 1 और ऊपर से नीचे आते हो तो 3। जैसे कि हमने एक लिमिट भी देखी थी। एक कंपनी है एसेट 500 करोड़ है, दूसरी 700, दोनों मिल 1000 हो गया। ये पॉजिटिव आ गया, 4000 फॉर ये पॉजिटिव आ गया। आपको सी से 1000 और है और दोनों ऐसे ग्रुप में हम लोग देखें तो इसकी 3000 है, इसकी 2000 है, 5000 है। लेकिन ये आया कब, क्या बताया था और है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4000 था इसकी लिमिट और इसको अगर 3 से करेंगे तो 12000 हो जाए। तो ये तो नहीं आ रहा पर ये तो आ रहा है ना, तो बताना दोनों में से कोई भी एक चीज़ आ रही है मोर देन 1000 या 4000 और मोर देन 12000 तो आपको बताना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन में फिर हम लोग कि अगर एक एक्सेप्शन पड़ा था हम लोग कॉम्बिनेशन, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी लिमिट से बाहर जा रही है तो कंपनी या फिर उसका ग्रुप अगर ऑलरेडी लिमिट से बाहर जा रहा है, तो अगर वो कोई ऐसी कंपनी से मिलता है असेट्स अप टू कितनी है 350 तक और टर्नओवर 1000, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर सुन लो, अगर कोई भी एंटरप्राइज ऑलरेडी लिमिट से बाहर है, ऑलरेडी लिमिट से, तो अगर वो किसी ऐसी कंपनी से मिल रही है जो कि छोटी है 1000 तक, तो फिर वहाँ पे आपको बताने की। कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो जैसे टाटा सन्स ने टाटा स्टील 26% वोटिंग राइट ले रखे, ये भी कॉम्बिनेशन। अगर मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाटा सन्स टाटा कर रखे तो कॉम्बिनेशन, या फिर मैनेजमेंट पे कंट्रोल। सेक्शन 3 पढ़ लिया एंटी कॉम्पिटिटिव, सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट, सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन। क्या चीज़ गलत नहीं कह रहा, कॉम्बिनेशन रोक नहीं रहा। अगर उस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होती पब्लिक को, तो ऐसे में हम क्या जाता है कॉम्बिनेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन जब तक तो ए आपको सीसीआई मामू को जैसे कि ए और बी शादी कर रहे हैं, ए और बी मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उनकी कोई तो मीटिंग हुई होगी ना, ए और बी की कोई तो मीटिंग हुई होगी ना। तो सबसे पहले या तो बोर्ड मीटिंग हुई होगी अगर कंपनी है तो, और अगर कंपनी नहीं है तो और मीटिंग हुई होगी। जैसे मीटिंग होगी उस मीटिंग के अब ये 30 डेज हो चुके, 30 डेज में आपको किसको बताना पड़ेगा, आपको बताना ऑफिस सुन लो। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, अगर बोर्ड मीटिंग तो एग्रीमेंट ऑफ अग्रीमेंट होगा, बोर्ड मीटिंग या फिर अग्रीमेंट को 30 दिन में बताना पड़ेगा। सीसीआई आपको बोलेगा कि मैं जब तक नहीं बोलूँ तब तक आप ये कॉम्बिनेशन मत होने दें, की भी तो टाइम लिमिट मैक्सिमम कितना है 210 डेज। तो नो कॉम्बिनेशन शैल 110 डेज है।
पास्ट। वापस देख लो, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एग्जीक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट दिन में 30 दिन में आपको बताना है सीसीआई। और सीसीआई कहेगा जब तक ये कॉम्बिनेशन 10 डेज नहीं दो। अगर 210 डेज में सीसीआई बोलता है मर्ज कर लो, कर लो। अगर सीसीआई बोलता है नहीं करो तो नहीं करो। कि सीसीआई कुछ भी नहीं बोले, ना ना, ऐसे में आप डीम्ड अप्रूवल। तो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन 6 कवर कर कोई भी कॉम्बिनेशन जब तक वो अगर वो एईसी कर रहा हो और आपको लिमिट से बाहर जा रहे हो तो बोर्ड मीटिंग के बाद और एग्जीक्यूटिव आपको 30 डेज को नोटिस देना पड़ेगा। और फिर सीसीआई आपसे मैक्सिमम 10 दिन ले। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन कॉम्बिनेशन आपने सीसीआई को दिया, फिर आपको नेक्स्ट 30 डेज शो कॉज नोटिस, बताओ भाई कॉम्बिनेशन क्यों नहीं दूं, बताओ मैं शादी क्यों नहीं दूं। तो आपको तो जल्दी ही शादी की, तो आप तो रेस्पॉन्ड करोगे कितने दिन में, नेक्स्ट 7 डेज में आप रेस्पॉन्ड। जैसे आप लोग नेक्स्ट 7 डेज में रेस्पॉन्ड करोगे, उसके नेक्स्ट 10 डेज में वो नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। और उसके बाद हम लोग पब्लिक का ऑब्जेक्शन इनवाइट कर 1 सेकेंड। सबसे पहले कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं अगर सीसीआई को एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लग रहा है। सीसीआई आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा 30 डेज, बताओ कि हम क्यों होने रहे। आप नेक्स्ट 7 डेज में रेस्पॉन्ड करोगे, आपके रेस्पॉन्ड करने के 10 दिन में वो न्यूज़पेपर में छप जाएगा। जैसे वो न्यूज़पेपर में छप जाएगा तो हम ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे। ऑब्जेक्शन कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस मर्जर से, लोग इन्वाइट करेंगे ऑब्जेक्शन और लोग फिर उसको रिवर्ट करेंगे नेक्स्ट 50, मतलब एक्स्ट्रा 50, 15 दिन पहले और फिर 15 दिन एडिशनल किसी को। और उसके बाद सीसीआई ऑर्डर पास करेगा नेक्स्ट 45 डेज। बच्चे मुझसे बोलते हैं मैम इन टोटल को प्लस भी कर दोगे तो भी 210 डेज तो नहीं होते। वो 210 डेज मैक्सिमम है, उसमें ये 210 डेज नहीं हो, वो मैक्सिमम है, क्या मैक्स टू मैक्स लेके जा सकता है। अब वो 210 डेज कहाँ से स्टार्ट होंगे, अब चीज़ें एक्सेप्शन क्या है कि इसको लिमिट से बाहर जाने के बाद भी सीसीआई को बताने की नहीं है। देखो बैंक, वेंचर कैपिटल और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को बताने की जरूरत है को, बस इसका मर्जर हो जाए तो बस इंटीमेट कर दे, तो सीसीआई से पूछ जाए तो नेक्स्ट 7 डेज में इनको वाली जो लिमिट्स है 1000, 4000, 1000 और 12000 नहीं लगती पीएफआई पे, एफआईआई पे, बैंक्स पे, वेंचर कैपिटल पे, बस करना होता है कि मर्जर होने के 7 डेज। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले सीसीआई ने आपको शो कॉज नोटिस भेजा 30 डेज में, फिर आप लोगों ने 7 डेज में रिवर्ट किया और नेक्स्ट 10 डेज में इसको इसमें पेपर में आ गया। ऑब्जेक्शन इनवाइट किए 15 डेज में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए नेक्स्ट 15 डेज और पासिंग ऑफ ऑर्डर क्या है 45। अब मैम ये ऑर्डर है क्या, ऑर्डर क्या है उससे पहले एक सेकेंड ऑर्डर ही देख। ऑर्डर में 3 बातें हो सकती है, बोल सकता है यस कोई बात नहीं मर्जर कर लो, सीसीआई मना कर सकता है कोई मर्जर करने की जरूरत नहीं है, या फिर मॉडिफाई कर सकता है। का मतलब होता है आपके टर्म्स एंड थोड़ा चेंज। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए पहले आपसे पूछेगा, डायरेक्ट तो मॉडिफिकेशन करेगा। अगर वो मॉडिफाई करता है तो आपको इंटीमेट करेगा, आप नो बोलते हो या यस बोलते हो। यस बोलते हो तो मर्जर हो जाएगा, नो बोलते हो तो सीसीआई आपको सेकंड चांस देता है। फिर अगर आप दूसरी बार भी नहीं कहते हो, आपको सीसीआई क्या करता है, वो कैंसिल करता है। तो वही पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी शादी वाली, आपको याद होगी क्लास में, ठीक है। इसमें है ना मॉडिफाई में अगर आप लोग यस बोलते हो तो एक्सेप्ट हो जाती है बात, अगर आप नो बोलते हो तो सीसीआई आपको नेक्स्ट 30 डेज में रिवर्ट करने के लिए बोलता है, रिवर्ट करता है, रिवर्ट बाय सीसीआई। तो उसके नेक्स्ट 30 डेज में आपको रिवर्ट करना होता है सीसीआई को, और उसके बाद सीसीआई नेक्स्ट 30 डेज को ऑर्डर सुना देता है, मतलब 2 बार आपको चांस, आप लोग रिवर्ट करते हो 30 दिन में आप, तो ऐसे में 2 बार चांस होता है। और अगर 2 बार में आप नहीं, ऐसे में फिर क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन
फिर हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से AEC करता है, कौन कौन से करता है। काफ़ी सारे थे, मैंने उस टाइम में बताया था, अगर आप लोग देख लेना। ऑर्डर क्या है? यस बोल सकता है, डिसअप्रूव कर सकता है, या फिर मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन याद रखना, मॉडिफिकेशन पार्टी से पूछेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता। अब कुछ डेफिनेशन पार्ट पे आ गए थे हम लोग। तो डेफिनेशन से पहले था अग्रीमेंट। क्या था? ए का मतलब था अरेंजमेंट, का मतलब था अंडरस्टैंडिंग, और ए का मतलब था एक्शन इन कंसेंट। ये अग्रीमेंट फॉर्मल होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, इंटेंडेड टू बी एनफोर्स बाय लीगल प्रोसीडिंग, कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीडिंग। यहाँ पे अग्रीमेंट में फिर हमने को देखा था कुछ डेफिनेशन पार्ट, जैसे कि हो गया अग्रीमेंट, जो कि लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसका अग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कार्टल। कार्टल कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। तो कार्टल का सेक्शन 2 मैंने फिर आपको लर्न करने का बताया। फिर थर्ड डेफिनेशन है एंटरप्राइज कौन हो सकती है? पर्सन, डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस, डिबेंचर मतलब प्राइसेस डज नॉट इंक्लूड कौन कौन सा है? RBI, पुलिस, इसरो और डिफेंस। ये एंटरप्राइजेस नहीं, गवर्नमेंट रिलेटेड परमानेंट। फिर हमने पढ़ा था रेलिवेंट का सेक्शन, मैंने आपको बोला भी था, आपको देख। आर के बाद क्या आता है? S और T। ठीक है, ये हो गया S, ये हो गया T। रेलिवेंट मार्केट नहीं है, दो ही है, रेलिवेंट जोग्राफिकल मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। जोग्राफिकल मार्केट मैंने आपको बताया था कि आप लोग मार्केट में जाते हो, आपको सेम प्रोडक्ट हर जगह मिलता, थोड़ा सा कलर चेंज होता है, डिजाइन चेंज होता है, प्राइस वेरी करती है। दैट इज जोग्राफिकल होने के थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा एरिया चेंज होता है, आपसे प्राइसेस चार्ज कर दिए जाते हैं। प्रोडक्ट मार्केट में होता है पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होता है आपका, जैसे कि लिवाइस ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी, दोनों में बिल्कुल सब्सटीट्यूट एक दूसरे, तो ऐसे में आप लोगों से प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। एक मार्केट जोग्राफिकल भी हो सकता है और एक मार्केट रेलिवेंट मार्केट इज अ मार्केट विच द कमीशन रेफरेंस बोथ ए प्रोडक्ट जोग्राफी बोथ मार्केट। सबसे पहले पढ़ते हैं जोग्राफिकल मार्केट। जोग्राफिकल मार्केट में क्या होता है? यहाँ पे कंडीशन ऑफ कंपटीशन, प्रोविजन ऑफ सर्विस, डिमांड, प्रोडक्ट बिकॉज थोड़ा बहुत चेंज कंडीशन या चेंज कर, जैसे कि बापू बाजार और सरोगी मैंशन। बापू बाजार में आपको वही चीज़ रेट की मिल जाएगी, सरोगी मैंशन आपको 500 लग। ये लोकल लेवल पे भी लड़ते, नेशनल लेवल पे राजस्थान की चीज़ें राजस्थान में सस्ती है, इंटरनेशनल लेवल पे राजस्थान में जो ड्रेसेस बनती है वो राजस्थान में सस्ती है, जबकि बाहर लेके जाते महंगी बिकती। नेक्स्ट रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट ऑल दो सर्विसेज आर रिगार्डिंग, यहाँ पे सब्सटीट्यूट फर्स्ट कॉपी जिसको बोला जाता है, और ये वो इंटेंडेड यूज। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, फोर्थ पिलर, दैट इज CCI कॉम्पिटिशन। CCI पहले स्टार्टिंग में नहीं, एक्ट हमारा 2003 का आया हुआ है, 2003 मतलब 2002 का एक्ट है, 2002 का एक्ट है, लेकिन 2009 CCI का हेड ऑफिस आपको मुंबई और अदर प्लेस। CCI की क्या फीचर्स है? तो जैसे कंपनी होती है, जैसे परपेचुअल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और बीस। सिलेक्शन कमेटी, CCI को अपॉइंट कौन करता है? CCI को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले एक सिलेक्शन कमेटी बनाती। सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है? सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कौन बैठे?
सेक्रेटरी ऑफ एमसीए ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दो एक्सपर्ट। सिलेक्शन कमिटी गवर्नमेंट देती है किसको, सीजी। क्या में चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, मेंबर कितने। देखो चेयरपर्सन तो ठीक है, लेकिन मेंबर को क्या बताया था, आईपीएल में होता है मैच फिक्स, आईपीएल में होता है मैच फिक्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम। कंपोजिशन ऑफ सीसी है तो देखो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है इलेक्शन, और ये चेयरपर्सन होल टाइम बेसिस पे होता है, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट। मेंबर मिनिमम मैक्सिमम 6 अपॉइंट करता है, वही सिलेक्शन का। दोनों का ही टेन्योर 5 ईयर और 5 ईयर विच चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, इनकी जॉब वेकेंट हो सकती है। वैकेंसी 2 तरीके से होती है, एक होती है टेम्परेरी बेसिस, एक होती है परमानेंट। अगर टेम्परेरी बेसिस पे मैं बात करूं, टेम्परेरी बेसिस पे जैसे कि चेयरपर्सन अनेबल परफॉर्म इस फंक्शन, इनेबल परफॉर्म, जैसे थोड़ी उसको जॉब से निकाल। टेम्परेरी वैकेंसी यहाँ पे सीनियर मोस्ट काम करेगा, लेकिन परमानेंट वैकेंसी क्या हो सकती है, छोड़ दिया, यहाँ पे फ्रेश अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो अगर टेम्परेरी डाला नहीं जाता, लेकिन अगर परमानेंट बेसिस पे तो खत्म हो जाता है उसका अपॉइंट करता है रिकमेंडेशन। चेयरपर्सन और मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो आईएएस होना चाहिए, ये आईएएस ऑफिसर एबिलिटी और स्टैंडिंग होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का। किसमें, अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना भाई साहब, उसी में होना चाहिए, ईबीसीएल। ईबीसीएल में का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब बिजनेस, कमर्शियल लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इंटरनेशनल। सेकेंड ग्रुप के आपके सब्जेक्ट है, उसमें सब में आप नॉलेज होगी, तो आप लोग भी पर्सन बन। साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर सीसीआई मामू तो चेयरपर्सन है, और क्या है, मेंबर्स है, वो रिजाइन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। रिजाइन अगर वो लोग करते हैं, वो बोलेंगे टाटा बाय बाय, अब हम नहीं आएंगे, अलविदा, दुआओं में याद करना, तो नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, तो सीजी। चल कंटिन्यू ऑफिस, आप कंटिन्यू करेंगे कब तक, 3, या फिर उनकी जगह पे कोई नया बंदा नहीं आ जाए, या फिर उनका जब तक टेन्योर नहीं, देखिए वो 5 साल अपॉइंट हुए, 4 साल 11 महीने, या फिर कोई नया बंदा नहीं, या फिर एवरेज अर्न, जैसे कि 4 साल 11 महीने हुए तो 1 और 3 मंथ्स का नोटिस हो गया। तो फिर कोई नया नहीं अपॉइंट हो रहा, मान लो कोई नया 15 डेज में अपॉइंट हो जाता है, और उसके टेन्योर में बचे हुए हैं 1 मंथ, एवरेज अर्ली 15 दिन। फिर कंपोजिशन ऑफ सीसी था, रिमूवल सीजी कभी भी निकालता है, तो भाई वो बोल सकता है मामू आज से आप ऑफिस नहीं आना, कंटिन्यू मत करना, टाटा बाय बाय अलविदा। चेयरपर्सन को भी निकाल सकता है, मेंबर को भी निकाल सकता है। देन क्या रह सकता है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। आप बोल टाइम बेसिस पे अपॉइंट हुए थे, आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, मॉरल टप्टीट्यूड किया हो आपने, फाइनेंशियली अदर इंटरेस्ट आपका खराब हो गया, पब्लिक अब्यूज इज पोजिशन इन ऑफिस एंड टू पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, या मेंटली केपेबल हो। देखो इंसॉल्वेंसी आप प्रूफ कर लोगे कोर्ट के थ्रू, पेड एम्प्लॉयमेंट आप अपने एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट प्रूफ हो जाएगा कि आपने पेड एम्प्लॉयमेंट ली, मॉरल टप्टीट्यूड हो जाएगा, तो आपने रिश्वत ली है फाइनेंशियल और अदर, या फिर अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो दोनों क्लॉजेस में, क्लॉज नंबर और क्लॉज नंबर ई में, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट सीसीआई मामू को सुप्रीम कोर्ट को केस देना, सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगा और फिर ऑर्डर पास करेगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा वो फाइनल होगा। इसका मतलब ये है कि सीजी की पावर ही नहीं, पावर है, और सुप्रीम कोर्ट ही निकलते, तो एक क्वेश्चन आता था कि पावर ही नहीं है, पर विद द ऑफ सुप्रीम। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोग एक बार चेयर छोड़ निकाले जाते हैं, टेन्योर पूरा, कोई भी रीजन से अलग होते हो, तो आप किसी भी ऐसी कंपनी में 2 साल तक अपॉइंट नहीं होगा, का केस आप ऑलरेडी हैंडल कर, ऐसी किसी
कंपनी में 2 साल तक मत पॉइंट टैकल कर रहे थे, लेकिन हो सकते हो अगर वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की हो, किसी लोकल अथॉरिटी की, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की हो, या फिर किसी एक्ट के, या पॉइंट। फिर आता है सीसीआई मामू खत्म होता है, कौन काम करता है? सीसीआई मामू कहाँ बैठा है? सीसीआई मामू बैठा है दिल्ली में। दिल्ली में तो वो सारा इंडिया का काम नहीं संभाल सकता, रखने पड़े। आ गया डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल की क्या होती है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। सीसीआई को अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल, और सीसीआई चेक करता है कि कोई भी क्वेरी वगैरह, एक्ट इन जनरल कर डायरेक्शन ऑफ काम। मैंने काम देखो, डायरेक्टर जनरल किसके अंडर में काम करता है? सीसीआई के अंडर में। और ये जो सारे हैं ना, एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी और असिस्टेंट, ये सब डायरेक्टर जनरल के अंडर। इनके पास भी आईएएस होना चाहिए, कोई इंटीग्रिटी, एबिलिटी और स्टैंडिंग, स्पेशल नॉलेज होने, यहाँ पे टेन्योर, स्पेशल नॉलेज। डायरेक्टर जनरल के पास क्या पावर है? वही सीपीसीए की पावर है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, आओ लाओ दिखाओ, सामने अटेंडेंस, रिकवरी, द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, एविडेंस ऑन एफिडेविट, कमीशन, वही मैंने बताया था, आओ फिर दिखाओ, वायरिंग प्रोडक्शन, फिर लाओ, लाओ और फिर दिखाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल को अगर लगता है कि काम का वर्क ज़्यादा है तो वो और अदर ऑफिसर के अपॉइंट। फिर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन काम के अंडर बहुत ज़्यादा। मीटिंग कितनी बार होती है कि कितनी बार भी हो सकती है, लेकिन उसमें मिनिमम 3, अगर चेयरमैन नहीं। मीटिंग ऑफ सीसी, कमीशन कैन मीट एट सच टाइम एंड ऑब्जर्व एज मीटिंग प्रोवाइड इन द रेगुलेशन। मिनिमम कितनी बार भी मिल सकते हैं, चेयरमैन नहीं आएगा तो उसकी जगह हर मेंबर के पास एक वोट होता है, शेल डिसाइडेड, और जो भी किया जाता है अथॉरिटी ऑफ वोट से लिया। लेकिन अगर इक्वालिटी आ जाए, इक्वालिटी के केस में क्या होता है? चेयरपर्सन के पास सेकंड और कास्टिंग वोट होता है। फिर जो पर्सन बोलता है, ड्यूटीज ऑफ सीसीआई कुछ नहीं, जो भी पावर है इस एक्ट की, एक्ट प्रमोट और प्रिवेंट, ठीक है, और ई क्या? इंश्योर फ्रीडम। सीसीआई के पास कुछ पावर है, जैसे सीसीआई एक्सपर्ट को बुला सकता है, तो उसको समझ में सॉर्ट आउट कर। सिविल कोड की पावर है, वो आओ लाओ दिखाओ वाली, कोई भी डायरेक्शन खुद के प्रोसीजर रेगुलेट कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ के प्रोसीजर, सिविल कोड के प्रोसीजर। पावर टू प्रॉब्लम ऑर्डर दिया। लेकिन देखो, रेटिफाई का एक बात याद रखना कि रेटिफाई में छोटे मोटे रेटिफाई होते हैं, जब रेक्टिफिकेशन का जब जैसे आपने पेनल्टी और नीचे रेक्टिफिकेशन, तो यहाँ सब्सटेंसिव पार्ट कभी अब कुछ मिसलीनियस एक्ट के को पैसे कहाँ से मिलते? ग्रांट मिलते, एक अपना फंड बना रखा है, सारा पैसा से पहला पैसा, एक फंड बना रखा है जिसमें कंपटीशन फंड, उसमें पैसा कहाँ से आता है? देता है, और सीसीआई की खुद लगाता है, सीसीआई कंपनी आता है, उससे आने वाला फंड को यूटिलाइज का सैलरी पे। अकाउंट एंड ऑडिट क्या होता है? आपको पूरे प्रॉपर अकाउंट कंसल्ट, और आपके अकाउंट ऑडिट भी ऑडिटर जनरल, और आपके अकाउंट आ जाएंगे
उसको बोल पार्लियामेंट। आपको सीजी सारी रिटर्न्स भी फर्निश करनी पड़ेगी, एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट पार्लियामेंट को बता। ऑडिटर सीजी सीसीआई मामू अगर पूरे इंडिया को चला सकता है, सीसीआई मामू को कोई नहीं चला सकता। सीसीआई मामू को अपॉइंट किसने किया था? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे सीसीआई मामू को हटा भी सकता। आपने देखा खाली चेयरपर्सन को खाली मैम पैसे भी हटा लेकिन पूरे बोर्ड को कब सुपर सीसीआई काम ढंग से कर रहा है लेकिन डिफॉल्ट कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन को पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रहा है। इफेक्ट ऑफ सुपरसीजन, जैसे अगर पूरे बोर्ड को हटा दिया जाएगा तो जॉब छोड़ेंगे, सारे के सारे पावर फंक्शन पास आ जाएंगे, सारी की प्रॉपर्टी, नया सीसीआई बनेगा। अब नया सीसीआई जब बनेगा कितने दिन में बनेगा? वही नया सीसीआई बनने की सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले वही सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंड, अपील टू एपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी बंदा सीसीआई से परेशान है तो वो एपीलेट ट्रिब्यूनल कर सकता है। डिले चलता है अगर फिर आपको आरओबीएस किया जाएगा और फिर कंफर्म सेट। ये अपील नेक्स्ट 6 तो 30 के अगेंस्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल चलेगा। जब जैसे केस लगेगा उसके अभी हमारा एपीलेट ट्रिब्यूनल है कौन? ये वही है जो कंपनी लॉ का एपीलेट, कंपनी लॉ एपीलेट। कौन कौन अपील का सेम वही सिविल पावर है और गाइडेड बाय नेचुरल, आपसे आरओबीएस देके ही वो देगा। एपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन जा सकता है? खुद इंसान। अगर कंपनी है तो कंपनी के बिहाफ पे अपील 60 लगानी चाहिए, डिले होगा तो चलेगा, आपको आरओबीएस दिया जाएगा, फिर पास किया जाएगा ऑर्डर। ये नेचुरल जस्टिस में होगा राइट टू रिप्रेजेंटेशन, देखा था कौन कौन कॉस्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप लोग परेशान तो आप नेक्स्ट कोर्ट के पास, लेकिन देखो कोर्ट में परेशान नहीं जाता ऐप कोर्ट में, लेकिन एनसीएलटी में तुम नहीं जाते, आप थोड़ी कोर्ट में तो खुद से भी जाता है। हो सकता है परेशान जा सकता है, एसजी जा सकता है, अथॉरिटी एंटरप्राइज और सीसीआई खुद भी जा सकता है, क्योंकि हो सकता है एनसीएलटी में से प्रेसिस जाता है। अपील सुप्रीम कोर्ट में 3 डेज में लगे चलेगा, अगर कोई सफिशिएंट रीजन हो तो डिले। अब आता है हमारा कॉम्पिटिशन, तो अगर वो किसको बोलेगा, आप बताओ क्या क्या अमेंडमेंट आने चाहिए। अभी कंपटीशन एक्ट के जो लिमिट्स है उसमें अमेंडमेंट आया, जैसे ही अमेंडमेंट आता है तो वो किसको बोलेंगे, मतलब सेंटर आने से पहले किसको बोलेंगे, क्या को बोलेंगे, आप हमें एडवाइस दो कि हमें क्या क्या अमेंडमेंट आने चाहिए। सीसीआई एक एडवाइजरी बॉडी है, वो एक मीटिंग रखेगा और मीटिंग के बाद 6 गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोला होगा। ये एडवाइजरी बॉडी है, नॉट बाइंडिंग बाय द गवर्नमेंट, मतलब एडवाइस सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, जो भी एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सीसीआई देगा वो सिर्फ एडवाइजरी, बाइंड नहीं, सारा वही है। मेजर टू एम्पावर कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन को प्रमोट, फेयर कंपटीशन रखता है, फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, अवेयरनेस, लोगों को अवेयर कर रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है, पार्ट ट्रेनिंग को की वो। फिर सेक्शन 32 बोलता है कि अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 अग्रीमेंट बाहर की कंट्री में प्रॉब्लम है,
या को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, भले ही कॉम्पिटिशन हुआ, भले ही अग्निहार हुआ है, लेकिन एंटर आउटसाइड पार्टी बाहर की हो, तो पार्टी अब डोमिनेंट पोजीशन बाहर की है, सब कुछ बाहर है, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप बाहर मिले इंडिया को क्या प्रॉब्लम, इंडिया को जब प्रॉब्लम होगी ये पब्लिक को व्हाट्सएप है ना, तो अगर इंडिया को अप्रिशिएट एडवर्स इम्पैक्ट कर रहा है वो गलत। पावर टू ग्रांट इंट, तो फिर वहाँ पे सीसीआई आएगा, चाहे पार्टीज बाहर रिलीफ। अगर सीसीआई के पास कोई ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है, के पास कोई ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है, तो सीसीआई चाहे तो बीच में एंट्री दे सकता है। किसी की वजह से प्रॉब्लम हुई, आपके कंपटीशन खराब करने की वजह से अगर पब्लिक को प्रॉब्लम हुई, फैन को प्रॉब्लम है, तो आपके कंपल्सरी आपको सीसीआई लेगा। सीसीआई के ऑर्डर को नहीं माना तो सीसीआई आपसे पैसे दी, इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर कुछ पेनल्टीज हमने पढ़ी थी कि ये बात नहीं मान, पेनल्टीज आप लोग देख लें क्या क्या पेनल्टीज। हम लोग अगर सीसीआई झूठ बोलते हैं, की बात नहीं मान, बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रखते हैं। थैंक यू।